Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I extend a warm welcome to each of you in today's program. आज हम एक अहम इंतहाई मौजू यानी जहनी सेहत पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। कुरान और हदीस में जिस्म और दिमाग की सेहत खास अहमियत बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून पहुंचता है। मैं इंशाअल्लाह तिलावत कुरान के लिए बहन सबा आफरीन, यूनिट प्रेसिडेंट GIO जगतियाल को दावत देती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 53 है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वो तो गफूरुर रहीम है। Say, O Prophet, that Allah says, O my servants who have exceeded the limits against their souls, do not lose hope in Allah's mercy, for Allah certainly forgives all sins. He is indeed the all-forgiving, the most merciful. Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह खैर फॉर ब्यूटीफुल रिसाइटेशन। एक अनाउंसमेंट है कि हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर भी लाइव है। क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 100 है, तो अगर कोई और आपके फैमिली या फ्रेंड्स ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो आप जो है ना यूट्यूब लिंक भी शेयर कर सकते हैं। Now let's delve into today's critical topic, mental health, which affects every aspect of our lives. Today we are honored to have Dr. Farooq Khan Sahab, an esteemed consultant, psychiatrist, and visiting professor at a University of Chester. He holds numerous prestigious qualifications, including MBBS, MD, FRCPsych, FIPS, and MSc in medical education. Dr. Farooq Khan Sahab will address the mental health issues faced by young women today based on the questions you have asked. In addition, he will provide insights into the broader spectrum of mental health. ज़हनी सेहत का मौजू सिर्फ एक तबई मसला नहीं, बल्कि एक फलसफाना और रूहानी सवाल भी है। जैसा कि शायर ने कहा है, दिल ही तो है ना संग व खुश्क, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। आज हम इसी दिल व दिमाग की कैफियत पर गुफ्तगू करेंगे। अब मैं दावत देती हूँ मोहतरम डॉक्टर फारूक खान साहब को कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएं और आपके सवालात के जवाबात पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फॉर इनवाइटिंग मी इस अहम मौजू पे। इस टॉपिक पे काफ़ी गुफ्तगू सालों से, सदियों से चलती आ रही है। जो नफ्सियाती अमराज हों या फिर कैफियत हों, उसके अंदर काफ़ी पेचीदा मसाइल होते हैं लोगों के, और कई बार ऐसे मसले लोग कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक डिस्कस नहीं करते, क्योंकि एक तो पहली चीज़ उसकी पहचान मुश्किल होती है, फिर उसके बाद उसका अप्रोच और लोगों के साथ, किसी के साथ जाके बात करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना, ये सारे मसाइल होते हैं। हम इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आज उसने हमको ये मौका दिया कि इस अहम मौजू पर कुछ तफसीली गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस प्रोग्राम के, उनको मुबारकबाद कि इतना अहम मौजू आपने चूज़ किया, सेलेक्ट किया, ताकि काफ़ी हमारे जो जितने भी बहनें हैं, हमारे जो है भाई बहन हैं, जितने भी लोग इसमें मौजूद हैं और जो सुन रहे हैं इसको, वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकें।
मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, और मैंने सोचा कि प्रेजेंटेशन करने के बाद उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के अंदर काफ़ी कम वक्त रह जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। और मुझे यकीन है कि जो क्वेश्चंस मुझे आए हैं अभी तक यहाँ पर जो मौसूल हुए हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जो कि प्रेजेंटेशन के ज़रिए से कह सकता हूँ। लेकिन इट विल बी गुड कि हम लोग इसके अंदर कोई डिस्कशंस के अंदर मुख्तलिफ जो यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं उसके डिस्कशन करते हुए हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएं। तो मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं उनको एड्रेस करते हुए पहले आगे बढ़ता हूँ, और उसके बाद अगर कोई लाइव क्वेश्चंस भी आते हैं तो मॉडरेटर्स उनको चैट में डाल सकते हैं ताकि वो मौसूल हो सकें। पहला जो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है वो है, अनेबल टू स्पीक इन गैदरिंग एंड फील माई सेल्फ लेस वर्दी, हाउ कैन आई बिल्ड सेल्फ resilience? I tend to trust people quickly and later feel hurt by even their small remarks. और इसका उर्दू में जवाब देने के लिए यहाँ पे कहा गया है। अम, तो यहाँ पे एक जो सवाल है वो ये है कि जो गैदरिंग्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर बात करने के लिए हिचकिचाहट महसूस होना, और कॉन्फिडेंट अपने आप को फील नहीं करना कि लोगों के सामने या फिर कोई ग्रुप के सामने आप गुफ्तगू कर सकें, तो उसके अंदर हिचकिचाहट महसूस होना, ये सवाल यहाँ पर किया गया है। फिर उसके बाद इसको कैसे रेजिलियंस बिल्ड किया जाए, तो एक इस टॉपिक पे पहले भी प्रोग्राम हो चुका है, 2 साल पहले हुआ था रेजिलियंस बिल्डिंग के उन्वान के ऊपर, और एक ग्रुप में। लेकिन मैं कुछ इसके नुकात आपके सामने रखता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो गैदरिंग्स में बात करने की हिचकिचाहट है या फिर उसका जो डर या खौफ है लोगों के सामने स्टैंड अप होकर बात करना, ये मुख्तलिफ रीजंस की वजह से हो सकता है। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या साइकाइट्री प्रॉब्लम्स है उसके अंदर इसको सोशल फोबिया या फिर पब्लिक स्पीकिंग फोबिया ये भी कहा जाता है, जो कि एक एंग्जाइटी का पार्ट हो सकता है, जिसके अंदर लोगों को उलझन या परेशानी महसूस होती है लोगों के सामने बात करने के लिए। या हो सकता है कि एक छोटी कंपनी के अंदर बात की जा सकती है, लेकिन बड़ी कंपनी के अंदर, बड़ी गैदरिंग के अंदर बेचैनी होना। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये हैं कि पहली बात तो खौफ के वजह से या डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से नॉट बीइंग एबल टू स्पीक, के लोगों के सामने बात नहीं कर पाना। तो ये इसकी सिम्टम होती है, मेन सिम्टम्स। फिर उसके बाद इसके अंदर अवॉइडेंस पैदा होता है, कि आप वो सिचुएशंस को और वो मौक़ों को अवॉइड करते हैं जहां पर ये आपको बोलना बोलना है, या फिर एक ग्रुप मीटिंग है जहाँ पे आपको जाना है, या फिर एक क्लासरूम है जहाँ पे आपको कुछ लेक्चर देना है या कुछ टीच करना है, उस चीज़ को अवॉइड करना, उसको कैंसिल करने की कोशिश करना, उसको अटेंड नहीं करने की कोशिश करना, उसके बहाने बनाना, उसके अंदर कई रुकावटें पैदा करना ताकि वो प्रोग्राम या वो मीटिंग में आप न जाएं। तो इस तरह अवॉइडेंस पैदा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद आइसोलेशन पैदा होता है, अपने अंदर रहना, फिर कहीं और नहीं जाना, लोगों के अंदर मिलने से, उनके अंदर इंटरेक्ट करने से अपने आप को रोकते रहना। और ये कैफियत डिसऑर्डर उस वक्त बन जाती है जबकि आपके अंदर ऐसी कैफियत हो कि आपकी पर्सनल, आपकी सोशल और आपकी ऑक्यूपेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ और जो वो सारी इम्पैक्ट हों, कि पर्सनल, ऑक्यूपेशनल और सोशल लाइफ जब आपकी इम्पैक्ट होती है तो वो डिसऑर्डर की शक्ल ले लेता है। तो ये सिर्फ एक बहुत कॉमन चीज़ है, ये अनकॉमन नहीं है, ये काफ़ी लोगों के अंदर ये पाई जाती है। तो इसका जो तदारुक कैसे हो, तो पहले चीज़ तो इसको आइडेंटिफाई करें। तो आपने आइडेंटिफाई की है कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो इसके जो है कुछ तरीक़े हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेडिकेशन या दवाइयाँ वगैरह जो है वो इंडिविजुअल कंसल्टेशन के ऊपर आपको डॉक्टर्स से, साइकाइट्रिस्ट से मुलाकात करने के बाद इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा, अगर ये सोशल एंग्जाइटी या फोबिक डिसऑर्डर है।
अगर ये डिसऑर्डर नहीं है तो फिर कुछ चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि स्मॉल स्टेप्स के अंदर अपने आप को छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर, जहाँ पे आप 2 लोग मौजूद हों, 3 लोग मौजूद हों, 4 लोग मौजूद हों, वो उसको डेवलप करते हुए, बिल्डअप करते हुए आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन शुरू करना, लोगों के साथ बात करने की कोशिश करना। और फिर अगर कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट के बारे में है, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, तो फिर उसको ये कोशिश करना है कि आपको उसकी नॉलेज है या नहीं है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। अगर मुझे ऑब्वियसली कोई सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है, तो आई नेचुरली फील एंक्शियस कि उससे बात करना, उस ताल्लुक से मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो उसको प्रिपेयर करना, अगर वो आपको टॉपिक पता नहीं है, वो मीटिंग की डिटेल्स पता नहीं है, तो उसके अंदर आपको पहले उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, वो टॉपिक पे जिसको आपको बात करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर वो टॉपिक भी नहीं है, एक जनरल डिस्कशन है, तो फिर आप ये तरीका अपना सकते हैं कि 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ बात करना शुरू करें, डिस्कस करना शुरू करें। और ये लॉन्ग रन प्रोसेस है, ये क्विक फिक्स इसमें नहीं है। ये काफ़ी ड्यूरेशन, मंथ्स के ड्यूरेशन के ऊपर ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आहिस्ता आहिस्ता करके यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल यू आर इंटरैक्टिंग विद। तो अगर टॉपिक स्पेसिफिक है, उसका फियर है, तो फिर उसके अंदर प्रिपेयर करें अपने आप को। अगर ये जनरल मीटिंग के ताल्लुक से अगर ये फोबिया और डर है, तो इसको फिर आप एंग्जाइटी अगर उसमें हो रही है आपको, तो फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके स्टेप वाइज इंक्रीज करें। अगर इस वक्त आपकी कैफियत ये है कि ये एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, कि इसके अंदर आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, आप उसको अवॉइड करती हैं और वो जगहों पे नहीं जाना चाहते, और वो मीटिंग्स को कैंसिल करना चाहते हैं, या फिर जितना हो सकता है उसको डिले और टालना चाहते हैं, जिसको हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं। इसके अंदर चीज़ों को इतना डिले और पीछे डाला जाए कि वो ना हो, ना करें उसको। अगर ये कैफियत आपकी हो रही है, तो फिर वो डिसऑर्डर की शक्ल है। उसके अंदर आपको फिर साइकोलॉजिस्ट से या फिर साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, और फिर उसका जो है हल तलाश करने की कोशिश करें। तो ये पहले ये आप लोग मालूम कर लें कि वो डिसऑर्डर बना है या स्टिल कुछ सिम्टम्स होते हैं उसके, आपको डिसऑर्डर तो नहीं है लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं, जैसा कि वो चीज़ों को अवॉइड करना है, या फिर उस चीज़ को कैंसिल करने की कोशिश करना है, लेकिन आपकी पर्सनल और ऑक्यूपेशनल लाइफ उससे मुतासिर नहीं हो रही है। तो देन ये आप कुछ तदबीरें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ताल्लुक से एक भी जो सवाल ये भी है कि रेजिलियंस कैसे डेवलप करें। रेजिलियंस वो आपकी माइंड की, आपके जहन की कैफियत है, जिसके अंदर आप अपने आप को वो ख़तर और खौफ के ताल्लुक से तैयार करते हैं। अपने आप को उस तैयारी में रखना, ताकि कोई भी किस्म की जो मुश्किल है, परेशानी है, वो सामने आए, उससे पहले आपका दिमाग और जहन आपका जो है ट्रेन रहे। तो इसको एक इमोशनल रेगुलेशन का जो डेफिनेशन है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको अपने आप को ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगेन, जिसके अंदर आपको जो मुश्किल मराहल हैं, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, उसको आप पहले फेस करने के लिए तैयार हो जाएं कि इसको मुझे टैकल करना है। कई एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, जैसा कि बाज़ लोगों को मैथमेटिक्स बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बाज़ लोगों को केमिस्ट्री, बाज़ लोगों को फिजिक्स बड़ा डिफिकल्ट लगता है, और उसके एग्जाम के वक्त काफ़ी मुश्किल आती हैं। तो पहले ये करें कि उस चीज़ को फेस करने के लिए आगे बढ़ जाएं, ताकि आई आई विल पिक अप टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग मैथमेटिक्स। अगर वो मेरा टफेस्ट चैलेंज है, तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाऊं। उसके लिए प्रेप करें, उसके लिए ट्यूशन अगर लेना है आपको, उसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करनी है, अगर आपको एक्स्ट्रा लेसन्स लेने हैं, तो उसमें अपने आप को ट्रेन करते जाएं बार बार, और उसको अवॉइड ना करें वो चीज़ को। जितनी अवॉइडेंस आप करते जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट। तो आप उसको स्मॉल चंक्स में लें, थोड़े थोड़े चंक्स में लें, और फिर उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको आप चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दैट। इससे लिंक थोड़ा सा दूसरा सवाल है, वो है ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन एंड समटाइम्स सैडनेस, हाउ टू लर्न टू गेन पेशेंस। तो किस तरह से अपने आप के अंदर सब्र की कैफियत है और पेशेंस की कैफियत है वो पैदा करें। तो मुख्तलिफ परेशानियों के और तकालीफ के ताल्लुक से पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं, जिससे हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अपने आप को जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं अपने आप को काम करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए।
इसके अलावा मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर रिसर्च हुआ है कुरान मजीद की तिलावत का। तो बाज़ हॉस्पिटल्स के अंदर जो साइकाट्री हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी कुरान मजीद की तिलावत जो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग के ऊपर चलते रहती है, तो बाज़ जगहों पे उसको थेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है कि उसकी जो तिलावत को सुनना है, उसको जो उसमें जो कैफियत महसूस होती है रिलैक्सेशन की, वो भी एक बेइंतहा अहम, और ये रिसर्च बेस्ड इसके आउटकम है कि कंटिन्यूस लिसनिंग टू द रेसिटेशन ऑफ द कुरान ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है इंसान की जो बेचैनी है, उसकी इज़्तिराब की कैफियत है, उसको बेहतर करता है। तो ये भी कर सकते हैं। एक टेक्निक है जो कि जिसका जो बेस है वो जैन बुद्धिज्म के अंदर है, वो है माइंडफुलनेस टेक्निक। तो माइंडफुलनेस की काफ़ी जो है पॉपुलर हो रही है वेस्ट में, इसकी उसका यूज़ बाज़ वक्त इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यूज़ किया गया है। तो इसमें लिविंग इन द मोमेंट एक चीज़ है कि आप जब अपने आप को बिल्कुल सभी चीज़ों से हटाकर एक चीज़ की तरफ अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, जैसा कि आप सुबह में या शाम में एक वक्त उसके लिए मख्तस कर लें कि फिर मुझे 5 मिनट्स हो 10 मिनट्स हो मुझे ये अपने आप के लिए देना है। तो उसके अंदर आप बिल्कुल सारी चीज़ों से अपने आप को काट के, तो माइंडफुलनेस का पहली जो स्टेप है वो ये है कि आप ऐसा टाइम चूज करें जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको बॉदर ना करे, फोन आपके नज़दीक ना हो, और आपको एक 5-10 मिनट इस चीज़ को करने के लिए मिल जाए। और जब आप अकेले के अंदर उस तरह मौजूद हैं, वहाँ पे आपको पहले सबसे पहले ये सोचना है कि आपके तरफ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो एसी की आवाज़ हो या फैन की आवाज़ हो या बाहर ट्रैफिक की आवाज़ हो, कोई नेक्स्ट रूम में बात कर रहा है ऐसी आवाज़ हो, या कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन जितनी भी हो, उसको आपको आहिस्ता आहिस्ता करके हटाना है और कंसंट्रेशन और अटेंशन आपका बिल्कुल फोकस करना है कि आई वांट टू रिलैक्स एट दिस टाइम। और उसमें कई उसके टेक्निक्स भी हैं, ये आपको अगेन यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे कि किस तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि किसी को रिलैक्सेशन मिलेगा एक बिल्कुल समंदर के किनारे कोई अगर बैठे हैं, कोई किसी को रिलैक्सेशन मिलेगा कि कोई अगर आसमान के नीचे झाड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, किसी को रिलैक्सेशन ऐसे मुख्तलिफ सोचने में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने आप को सोचने में एक फीलिंग आती है कि मैं यहाँ पे रिलैक्स कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ देर काम हो सकता हूँ। वो चीज़ सोचिए अपने जहन में, और जितनी भी बाकी आवाज़ की शक्ल में, टेम्परेचर की शक्ल में, विजन्स की शक्ल में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको अपने दिमाग से हटाएं और बिल्कुल फोकस करें और सोचते जाएं कि ये सारी चीज़ें नहीं, मुझे बिल्कुल कंसंट्रेट करना है अपने ये क्वाइटनेस के ऊपर, जितनी रिलैक्सेशन मुझे हासिल हो सकती है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को वापस लाना है कि फिर आप महसूस कर सकें आप कहाँ पर बैठे हैं, किस रूम में हैं, और फिर इसके बाद कोई आवाज़ बाजू से आ रही है, कोई बाहर से आ रही है। तो इस तरह वापस उसको अपने आप को वो माहौल में लेकर आना। तो यू आर ट्राइंग टू ट्रेन योर माइंड टू बी रिलैक्स्ड एंड काम इन अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एंग्शियस एंड एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। तो ये एक टेक्निक है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की और टेक्निक भी माइंडफुलनेस के अंदर मौजूद हैं जो आप लर्न कर सकते हैं इसको, ताकि अपने आप को जो है ये जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है या फिर एंग्जाइटी का पैटर्न है, इसको दूर करने के लिए। तो आप अगर चेक करें रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुलनेस, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आप अगर ये भी सर्च करें कि कुरान मजीद की तिलावत की जो मैंने कही है उसका रिसर्च, तो वो पेपर इस वक्त लिंक पे मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आपको इजीली मिल जाएगा। जो ये इन पेशेंट साइकाट्रिक यूनिट में ये रिसर्च किया गया है इन वन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और एक मेरे पास यहाँ पे है कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट इनफ एंड इजीली गेट डिमोटिवेटेड एंड डिप्रेस्ड। हाउ टू बी कंसिस्टेंट इनफ इन एनी वर्क और कंटिन्यू हाउ टू प्रिपेयर आवर ब्रेन मेंटली टू हैंडल न्यू चैलेंजेस or new tasks. How do you know that you are actually in a depressed state? तो क्वेश्चन ये है कि मुझे पता कैसे लगे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, और कंसिस्टेंसी हमारे काम में किस किस तरह आनी चाहिए कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट, किस तरह से जो है काम को कंटिन्यूअस किया जा सके कोई भी चीज़ को। और जो चैलेंजेस आते हैं तो हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनको उनका सामना करने के लिए अपने ब्रेन को किस तरह से तैयार किया जाए, ये सवालात हैं कुछ।
फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वुड यू नो दैट यू आर डिप्रेस्ड? सो इसमें एक चीज़ सभी को समझने के लिए ज़रूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेशन इतना एक कॉमन टर्म है जो हम लोग इतने बार यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार जब आप सोचें इस ताल्लुक से, वो एक्चुअली वो डिप्रेशन नहीं है जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन कहा जाता है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन वो चीज़ है जो कि एक मर्ज की कैफियत के अंदर मौजूद होता है, जिसके कुछ सिम्टम्स हैं, जिसके कुछ साइंस हैं। उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन है, जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट या कोई साइकोलॉजिकल हो या फिर मेंटल हेल्थ या साइकाट्री मेडिकेशन की तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। हम लोग कई बार कहते हैं कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। क्या वो डिप्रेशन है या नहीं है? तो इसको समझने के लिए कुछ सिम्टम्स जो क्लिनिकल डिप्रेशन में मौजूद होते हैं वो ये है कि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर कंटिन्यूस आपका मूड लो है, यानी मतलब आपको बिल्कुल रोना आना, क्राइंग स्पेल्स हैं उसके अंदर, टीयरफुलनेस जो होती है, मूड का इतना लो होना कि आपको होपलेसनेस की फीलिंग कि भाई आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हर चीज़ काफ़ी डार्क है, ग्लूमी है, एंड इट्स गोइंग टू कम टू एन एंड एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नेगेटिव। जो भी चीज़ आपको लोग कहते हैं उसको आप उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन आप देने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। तो ये इस तरह की कैफियत। फिर उसके बाद और दूसरी, सेल्फ एस्टीम का, अपने आप की खुद एतमादी का कमज़ोर हो जाना, कम हो जाना, अपने आप को काफ़ी वर्थलेस समझना, अपने आप को हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल, गिल्ट समझना, अपने आप को गिल्टी समझना हर चीज़ का, और अपने आप को ब्लेम करते जाना कि मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से ये सारी चीज़ें और कैफियत मौजूद है। और फिर इसके अलावा भूख के ऊपर इफेक्ट पड़ना, आपकी भूख चले जाना, यानी एपेटाइट का कम हो जाना। वेट लॉस एक काफ़ी इसकी अंदर पाया जाता है कि आपको ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। फिर इसके बाद आपकी स्लीप के ऊपर इम्पैक्ट होना, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग कहते हैं जिसको, मतलब सुबह सुबह उठ जाना, कि नींद नहीं आना। एक बार अगर नींद से बेदार हो जाए तो फिर इसके बाद नींद का आना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। और फिर अर्ली मॉर्निंग का सुबह सुबह उठ जाना। उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी है, फटीग है, इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें। और एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर कुछ लोगों के अंदर सुइसाइडल आइडियाज़ का आना, ये भी एक बहुत अहम क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अगर ये इसका सवाल इस ज़िमन में है तो फिर आपको इसको प्रॉपरली एसेस करवाना चाहिए, साइकाट्रिस्ट के पास, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उसकी जो तशखीस है वो करवानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हैं उसकी। और कुछ बाज़ वक्त ब्लड टेस्ट वगैरह भी करने पड़ते हैं ताकि कुछ और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रूल आउट कर सकें। तो ये चीज़ें करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि क्लिनिकल डिप्रेशन है, या फिर आपको कोई जस्ट आपका मूड उस दिन ठीक नहीं है या कुछ दिन से मूड ठीक नहीं चल रहा। तो ये एक वो बात हुई जिसके अंदर आपको चेक करवाना पड़ेगा। अगर आपको लो मूड महसूस होता है लेकिन ये ऐसा डिप्रेशन नहीं है, लेकिन कभी ठीक महसूस होता है लेकिन कभी ठीक महसूस नहीं होता, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं और अपने आप को आप अपने माइंड को रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं, कि जो जो क्वेश्चन यहाँ पे है उसके ताल्लुक से एक मॉडल है थेरेपी का जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है। तो ये एक बड़ी कॉमन सीबीटी, बड़ी कॉमन थेरेपी है जो कि डिप्रेशन एंजाइटी में यूज़ होती है। इसके अंदर कोई मेडिकेशन वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइल्ड डिप्रेशन केसेस के अंदर जिसमें कुछ सिम्टम्स जो लोगों के अंदर हैं, उन वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो बुनियाद है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। तो आपको जिस तरह से लोगों को रेस्पॉन्ड करना है, जो आपकी थिंकिंग है उसको रेस्पॉन्ड करना है, उसके अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर दे सकते हैं कि आप कहीं से जा रहे हैं या फिर कोई महफिल के अंदर कोई कोई दावत में किसी से मुलाकात हुई, और आपको ऐसा महसूस हुआ कि उस शख्स ने, उस दैट पर्सन लुक्ड एट यू बट इग्नोर्ड। क्या वो आपसे मुलाकात करने के बजाय वो चले गए वहां से? और आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ताकि उनसे काफी मुलाकात हो चुकी है, बात होती रहती है, आपके दोस्तों में से भी हो सकते हैं। तो आपसे आपको लगा कि उन्होंने आपको देखा, लेकिन वो इग्नोर करके चले गए। तो आपकी इमीडिएट फीलिंग ये आई कि भाई इसने मुझे इग्नोर कर दिया, क्या आई एम वर्थलेस, क्या आई एम लूज यूजलेस, कि क्यों उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, क्यों उसने मुझसे बात नहीं की, क्या रीज़न है, कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है, क्या मैंने कुछ किया, अपने आप को सेल्फ ब्लेम करना शुरू कर देना।
तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में और सीबीटी के अंदर द अदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस इज कि हो सकता है कि वो शख्स ने आपको देखा लेकिन आपकी तरफ तवज्जो नहीं दी, ताकि वो, क्योंकि वो बिजी थे। वो आप ऐसे महसूस हुआ कि उन्होंने आपकी तरफ देखा लेकिन वो उन्होंने आपकी तरफ नहीं देखा, वो किसी और चीज की तरफ देख रहे थे, लेकिन इट अपीयर्ड एज इफ ही और शी हैज लुक्ड एट यू। तो लेकिन आप से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। ये रीजन नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, ये रीजन नहीं है कि आपके अंदर कोई इंफीरियोरिटी है, ये रीजन नहीं है कि आपके अंदर या उनके अंदर कोई ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। लेकिन इसका पॉजिटिव सोचना ये है कि देयर माइट बी एन रैशनल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू द बिहेवियर। तो ये चीजें प्रैक्टिस करने से जो नेगेटिविटी है वो दूर होती। और फिर आपने फिर कॉल किया बात के लिए कि अरे भाई तुम वहां पे थे उस दावत में, तुमने मुझसे बात नहीं की, तो ऑब्वियसली वो आपको सामने से कहेंगे कि नहीं मैंने, सॉरी मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी। तो आपको ये गलतफहमी दूर होगी। तो अपनी जो ऐसी थिंकिंग अगर आपके अंदर मौजूद है जिसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, कि आप जो है कुछ एक्सट्रीम लेवल में, नेगेटिव लेवल में सोचना चीज़ों को, इसको दूर करके पॉजिटिव थिंकिंग और ऐसी थिंकिंग, ताकि जो है आप अपने आप को उनके शूज़ में डालकर देखें कि भाई अगर मैं कोई ऐसी बिजी महफिल में हूँ और कोई मेरे सामने से चले जाए तो हो सकता है कि मैं उसको इग्नोर कर दूं या न देखूं, इग्नोर ना करूं बल्कि न देखूं, और बाय मिस्टेक मुझसे गफलत हो गई, मैं निकल के चले गया, मैं जल्दी में था। तो इस तरह की काफ़ी एक्सप्लेनेशंस होती हैं जो कि रैशनल या लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस आप इसकी तरफ दे सकते हैं, रादर देन थिंकिंग इन ए नेगेटिव स्लैंड कि भाई उन्होंने मुझे इग्नोर किया, कि आई एम वर्थलेस, तो मुझे डिफिकल्टी है इस चीज़ों को, इन चीज़ों को परसू करने के लिए। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो हैं पॉजिटिव थिंकिंग की और पॉजिटिव साइकोलॉजी की, जिसके अंदर आपको एफर्ट लगा के इसकी तरफ कोशिश करनी करनी पड़ेगी। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं हाउ टू कोप विद दिस डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये और एक क्वेश्चन है, आई वांट टू लर्न ट्रेडिंग, तो प्रॉब्ली आई थिंक यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू समबडी हु इज इन बिजनेस। तो ये शायद थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, somebody else might answer this. um, I care everyone, no matter who they are. I love everyone. In return, I'll never get the love back. Sometimes I'll feel very lonely, but I know Allah subhanahu wa ta'ala is always with me. कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी के साथ इतना भी अच्छा मत करो कि इतना वो डिजर्व नहीं करते। लेकिन क्या करूं, मैं मुझे किसी के साथ रूड रहना पसंद नहीं है। मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड गर्ल हूँ, जल्दी हर्ट हो जाती हूँ और माफ़ भी कर देती हूँ। हाउ टू इंक्रीज आवर वैल्यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हाउ टू टॉक विद देम। तो ये एक कोई स्पेसिफिक सवाल है, ऑब्वियसली इसमें कोई बीमारी की या कोई प्रॉब्लम की, डिसऑर्डर की कोई कोई एलिमेंट नहीं नजर आती। This is many a times how we behave with people and how we interact with people and how we have the one-to-one dealing or ongoing dealing with people depends on the personalities. तो हमारी जो शख्सियात होती हैं उसके हिसाब से कई लोग बिहेव करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो कई लोगों के अंदर एक जेनरस एटीट्यूड होता है, उनकी पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, कि उनके एटीट्यूड में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई रूडनेस के साथ, सख्ती के साथ पेश आए। तो ये आपकी पर्सनालिटी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट अनलेस इट इज सिग्निफिकेंटली प्रॉब्लमैटिक एंड इम्पैक्टिंग योर लाइफ, कि भाई आपकी जो पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ है, जिसमें मैंने पहले कहा था कि जिसमें डिसऑर्डर की शक्ल अख्तियार करता है, अगर वैसी नहीं है तो अपनी अपनी पर्सनालिटीज को कम्प्लीटली चेंज करने का, उन शख्सियत को बदलने की कोशिश करने का ये अटेम्प्ट जो है काफ़ी नुकसानदेह होता है। हो सकता है कि अगर ये हर्टफुल अगर हो, किसी को नुकसान पहुंचा रही हैं या फिर अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उस वक्त आपको तदबीर करनी चाहिए, एक अटेम्प्ट करनी चाहिए उन चीज़ों को चेंज करने का। तो जो आपने जो क्वालिटीज़ बताई हैं, तो वो आपकी हेल्पफुल नेचर है, हो सकता है किसी को मदद करने की, किसी के साथ अच्छे से पेश आने की, लेकिन आपको वो चीज़ वापस नहीं मिलती। तो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम ऑब्वियसली ये है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब कोई अच्छा करती हैं कोई काम, तो आपको ये करना चाहिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है।
I'm sure कि you think in the same lines, many people think in the same lines, but still being humans, एक टेंडेंसी हमारी होती है कि हम लोग ये सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी सामने वाला बंदा भी सिमिलर रेसिप्रोकेट करे आपके बिहेवियर को। लेकिन कई बार ये होता नहीं है। और ये होता है कि जो दूसरा बंदा है वो in a different way, in a maybe negative way or in a neutral way, they will not respond to you in the more positive way you have responded to them. तो ये आपकी शख्सियत के हिसाब से आप काम करती हैं, वो बंदा अपनी शख्सियत के हिसाब से काम कर रहा है। और इसके साथ साथ ये बात भी है कि बाज वक्त लोगों की उनकी पर्सनालिटी, जो मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम द डेविल्स एडवोकेट पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो जो दूसरे जो लोग ऐसे होते हैं जिनको आप समझते हैं कि वो लोग रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, उनके बाज जेस्चर्स, बाज बिहेवियर्स, बाज चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जो कि बड़ी सटल होती हैं, यानी बड़ी वो आप जाहिरी नहीं होती, लेकिन वो उतना ही कर सकते हैं। उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी रेसिप्रोकेट करने की वैसी होती है। एक एग्जांपल आपको आप दे सकते हैं कि भाई आपने किसी को दावत पे बुलाया, घर पे काफ़ी अच्छा खाने का इंतजाम किया और बहुत अच्छी दावत हुई और सारे लोग काफ़ी खुश होके वापस चले गए। एंड नाउ यू एक्सपेक्टिंग दैट दैट पर्सन माइट इनवाइट यू बैक टू देयर हाउस, मगर इट इज़ पॉसिबल कि वो आदमी के जेस्चर्स में, उसके एटीट्यूड में दावतें देना एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, और उनके पास कोई दावतें नहीं होती। तो हमको ये एक्सपेक्ट करना कि उनके पास फिर से हमको भी दावत के लिए बुलाया जाएगा जिस तरह से आपने किया था, ये इट माइट नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशंस की एक जो थिंकिंग है वो उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान दे, कि भाई आप उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लेकिन वो बंदा वैसे रेसिप्रोकेट नहीं करता एवरी टाइम। तो हो सकता है कि आप अगर ना चाहें तो उसको फिर ना करें, कि आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी आपको सिमिलर रिस्पॉन्स दे और वो नहीं दे रहा है, तो देन यू मे नॉट डू इट, बट देन यू डोंट हैव टू बी रूड. So there is no need to be rude about that. So you can leave what you're doing. But if you ask me, and my advice would be that do not change yourself. If you are very helpful to people, keep on doing it, and do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And think about the practices of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when he did things for people, there was no expectation or a return back. और इसी तरह से सहाबा की ज़िंदगी भी रही है। बड़ी बड़ी मुश्किलात के दौर के अंदर आपने असहाब सुफ़ा का वाक़या सुना कि कई कई दिन उनके पास कुछ खाने को नहीं है, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग आए, कुछ खाना दे दिया, किसी को कोई दावत पे ले गया, कोई खाना खिला दिया, लेकिन देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन बैक कि somebody will do it. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एज ह्यूमंस हम सभी लोग ये सोचते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे, वो कोई हमारा रेसिप्रोकेट करे एक्शन, लेकिन जब वो अगर हम एक्सपेक्टेशंस काफ़ी रखें, अगर वो नहीं हो रहा है, तो ये एक नेचुरल बात है कि तकलीफ दे चीज़ होती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि don't expect things from people that they're going to return it back to you, because many times it doesn't happen. So when you do the work, do it for Allah subhanahu wa ta'ala, and do not expect a lot. If you are getting hurt by that, then maybe you should stop doing that. But I wouldn't discourage people. I wouldn't encourage people to not continue the work. I would encourage people to continue the good work they're doing. और एक सवाल है यहाँ पे, I'm feeling depressed of very little things, feeling lonely, I don't understand how to prioritize myself or in everything. It seems I gave a remote to people's hand to manipulate and play with my mental condition. Sometimes I really want to go away from the people. I just want to far away from the drama, the tension, pressures. I can't express anyone that what I'm going through. Even if I try to say what I'm worrying about, nobody tries to understand. At least they aren't ready to listen to me. I had no faith, no father love. My father left me in my childhood. My mom isn't friendly. So I think I'll not read the whole thing. There's a long message here. तो यहाँ पे सवाल है कि किस तरह से डिप्रेशन से और लोनलीनेस से और निकला जाए। कुछ चाइल्डहुड इश्यूज भी वहाँ पे मौजूद हैं। आई थिंक स्पेसिफिकली अगर आपको आपकी कैफियत ऐसी है कि जिसके अंदर आपको पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल
लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी फंक्शनिंग के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, देन आई वुड कंसिडर दैट यू अप्रोच अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकाट्रिस्ट, गेट सम मोर इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ यू, ताकि आपको जो है वो लोग आपसे बात कर सकें, आपका जो रूट कॉज है जो आपकी प्रॉब्लम्स का, then they should be able to come with a solution to that, because I think you've put down a lot of things which are quite personal to your life as well. So I think if there is a background history of childhood trauma, attachment with your mother and attachment with your father, or losing the loved ones in your family, then I think it needs a more proper and thorough analysis and assessment. Having said that, I will just suggest a few things as well. कि मैं अभी एक क्लिप देख रहा था किसी की, तो उसमें एक सवाल ऐसे है कि भाई ये दुनिया जो है कि इसमें इत्मीनान और सुकून किस तरह पाया जाए, हाउ शुड आई बिकम रिलैक्स्ड एंड वेरी काम एंड कंफर्टेबल इन दिस वर्ल्ड। और मैंने कुछ टिप्स आपको शुरू में भी दिए हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बट overall, this world, is it actually a place where you will find peace and solace forever or for a long time? This world is not designed to be like that by Allah subhanahu wa ta'ala. The eternal peace you will get, the eternal tranquility and the solace you will get is where you will get in Akhirah, in Jannah. That has been promised to people who are patient here. तो ये एक्सपेक्टेशन के हमको किसी तरह से सुकून और इत्मीनान इस दुनिया के अंदर मिल जाएगा, ये इट इज़ परमानेंटली नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि यू विल गेट सम टाइम्स अ बिट ऑफ अ रिलीफ, थोड़ा आपके ट्रबल से, परेशानियों से कुछ रिलीफ मिल जाए, फिर कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद आपको you'll have the similar type of presentation। तो इसमें ये एक परमानेंट इज़्तिराब की कैफियत इसमें इस दुनिया के अंदर चलती रहती है। इसमें कंप्लीट रिलैक्सेशन और इत्मीनान आना completely, it is very difficult. So I think I would suggest that probably you consider discussion with a psychiatrist or psychologist so that आपके problems जो है इसमें discuss किए जा सकें. There is another question here: how to learn, how I study to continue, how I study continue, how I can balance my education, family and tanzimi activities. I think हम multiple task वर्क में अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें और अपने ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकें। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बैलेंस योर टाइमिंग with your professional life, with your personal life, and also the tanzimi activities or organizational activities that you are involved in. So ये task as a student काफ़ी लोगों को रहता है, लेकिन as even if you're working, ये issue सभी लोगों के साथ है कि अपने टाइम को कैसे बैलेंस करें। इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि प्रायोरिटी। तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स। अपने काम को आप पहले प्रायोरिटी में डालें। आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी अहम है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अहम है, और आपकी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ और उसकी लाइफ है वो भी बहुत अहम है। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम सारे हुकूक अदा कर रहे हैं या नहीं। तो हुकूक के अंदर, इसके अंदर हुकूक इबाद हैं, हमारे जो जितने भी हमारे साथ लोग रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर आप बच्चे हैं आपके तो उनके हक़ हैं, आपके वालिदैन हैं तो उनके हक़ हैं, आपके भाई बहन हैं, फिर रिश्तेदार, नेबर्स हैं, ये सारे लोगों के हुकूक अदा करने हैं। और फिर उसके बाद हमारा काम भी करना है, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें काम करना है, और फिर आपकी जो जो एक्स्ट्रा तंजीमी एक्टिविटीज़ हैं उसमें काम करना है। तो इसके अंदर हमको प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। आपको वक्त वहां पर देना उस वक्त अहम है जहां पे बेइंतहा ज़रूरत है उस चीज़ की। तो आपके वालिद वालदा की तबीयत बेइंतहा ख़राब है और आपकी कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई कैंप चल रहा है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि योर पेरेंट्स are more important for you at that time. If they need your help at that time, you have to prioritize that. And the organization has to understand that as well, that you have your parents who are dependent on you. सिमिलरली एक सिचुएशन है कि आपको कोई मीटिंग में जाना है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बट देन देयर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल कैंप दैट इज गोइंग ऑन, यू हैव टू अटेंड, देन आप उसको प्रायोरिटाइज करें ताकि वो प्रोग्राम अटेंड करें। तो ये प्रायोरिटी की बात है कि अपने वक्त को किस तरह से आप प्रायोरिटाइज करते हैं, और आपको उस तरह से अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में और तंजीमी एक्टिविटीज़ के अंदर।
Alhamdulillah, I'm not facing any such challenges, but I'm getting married soon, inshallah. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless that. I'm worried about my life. So obviously, I think in these situations, probably it'll best to consult marriage counselors. अगर I'm sure के कुछ आपको help मिल सकती है उसके अंदर. It is very specific question. I think you can consider asking specifically in and I think उसके explanation में आपने ये भी लिखा है कि you've seen many people, many girls who got married, they struggle and try to have problems in adjusting in the in-laws houses. और इसमें किस तरह से आप वहाँ पे लोगों के दिल जीत सकते हैं और कैसे किसी के हाउस में फिट हो सकते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवाइस आपको, ऑब्वियसली ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव जेनरिक एडवाइस इन दिस बिकॉज एडजस्टमेंट इन सिचुएशंस में दोनों का होता है. या एडजस्टमेंट आदमी का और औरत का, दोनों का एक अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर एडजस्टमेंट है. ऑब्वियसली वुमेन इन मैनी मैनी सर्कमस्टांसेस उनको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि यू आर लीविंग अ हाउस ऑफ योर पेरेंट्स जहाँ पे एवरीथिंग हैज़ बीन डन फॉर यू, यू हैव बीन लुक्ड आफ्टर. फिर उसके बाद आपको दूसरे घर में आना है, वहाँ पे आपको एक नई ज़िंदगी गुजारनी है. तो एक जो सैक्रिफाइसेस कहें उसको या फिर एडजस्टमेंट कहें कि बहुत ज़्यादा वुमेन को ज़्यादा इसके अंदर करना पड़ेगा. तो वो बात सही है. तो एक्सपेक्टेशंस को कम रखना ये बहुत ज़रूरी है. तो मैंने अपने पिछले रेस्पॉन्स में ये बात कही थी कि व्हेन यू डूइंग समथिंग, when you're trying to make a point or do something for the sake of others, just try to keep in your mind, try and do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. जिसके अंदर आपको एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे नहीं है बल्कि आपको आखिरत के अंदर एक्सपेक्टेशंस होंगी. तो इसका जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगी अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी दूसरी जो ज़िंदगी है, आपकी आने वाली ज़िंदगी जो होने वाली है, इसके अंदर अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क को, अपने काम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करें, ना कि लोगों के खुश करने के लिए. ऑब्वियसली कुछ चीजें होंगी ऐसी जिसके अंदर आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि भाई किसी को पसंद क्या है, किसी को नापसंद क्या चीजें हैं, उनके सामने वो बात ना कहें. दैट इज ए कॉमन सेंस जनरल अंडरस्टैंडिंग. मगर वो जो काम करें अपने जहन में, अपने दिल में ये सोच के करें कि मैं ये अच्छा काम करने वाली हूँ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है. ये दुनिया के अंदर लोग इससे खुश हों या ना हों, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करना चाहती हूँ काम. और ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए रास्ते से मुख्तलिफ हैं, वो उसकी अगेंस्ट जाती हैं, तो उनको अवॉइड करें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Again, this is quite important to understand, I think, in the context of the families, in-laws specifically, because आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी होंगी, आपकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, आपके जो घर के कस्टम्स होंगे, दैट माइट बी कंप्लीटली ऑपोजिट इन द न्यू हाउस यू गोइंग. सो you don't have to change the whole house in the same way because that might not happen. The situation will come to a point that things will break. तो उसको अवॉइड करने के लिए ये है कि आप कोशिश करें जितनी हो सकती है आपसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए वो काम करें और आहिस्ता ग्रेजुअली अंडरस्टैंड पीपल एंड ट्राई टू डेवलप. सो स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसके अंदर आप मैरिज काउंसलर्स आपको इसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, आई एम श्योर. Just, I think, last question, but one. उसके बाद there are lots of questions in the chat. I'll come to that as well. Always getting things done my way and getting angry when it doesn't work. Also feeling alone and left out after having 2 kids. I don't think I'll get the time for myself or do things I love. It makes me very sad. I'm unable to take productive criticism even from family members. I get irritated when people tell me to do things. I always find a valid reason to skip my household responsibilities. How do I overcome the balance? So ये similar question है which has come before as well, that how do you balance your household activities, your personal activities, and then your professional life as well. Put a priority to that. So if you think at this point in time your kids are the priority and they're still small and they need your concentration, attention, and your care and love, then you have to provide that to them, to your children, to your family. And then obviously you've got your own tasks as well. Maybe you've done a course, you've done a professional course that you want to pursue that and build up a career in that. So you have to prioritize at this point in time what is very important for you at this point.
Sometimes people break their houses or their lives because they're trying to wrongly prioritize things at a different time. So many times ये जो sacrifices भी होती हैं, many times it comes in for the women who do it more than men, and that is a very known fact that happens in across many places. तो इसमें जो आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू your family life is important. That's something that you have to concentrate on. If your children are small, then they need more attention, more concentration, more affection. And then as the time goes by, you will have more time on your hands to do other stuff. So your career, if you're asking that, I think that's a question. So if you're looking at the career, then you might have to hold on for some time that your children grow up a bit, and then you have more time to do that work. Also, it's very good to have a very good and close understanding with your spouse, because the spouses, how close you are and how close you understand each other and work together with each other, that is something which will help you to have a very productive life between you. Many times we talk about the roles and responsibilities of men and women in Islam, in Muslims. And sometimes it is misunderstood by either or both parties. So sometimes people think that men are khawwam, they can do anything they want, and women think sometimes, and both wrongly so, that I can do anything I want because this is my house. I can run the way I like. But actually, the roles and responsibilities are given by Allah subhanahu wa ta'ala. And both men and women in their spousal relationship will be judged on the basis of the responsibilities they've been given. So the men have been given the responsibilities of running the house, being the main responsible for the earnings. And that's their remit. And that is not designed by anybody but Allah subhanahu wa ta'ala. On the other hand, women has been given a huge responsibility of upbringing of children and the family, holding those values together. But it doesn't mean that it is absolute that men are taking that role, that they are become controlling, powerful, and then trying to suppress the rights of women. And vice versa, in the case where the women are becoming quite aggressive in the other way around. So it has to be that balance, understanding the roles that Allah subhanahu wa ta'ala has given to both the men and women, and in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, it's equal. So many times when Allah subhanahu wa ta'ala address both of them, mu'minun, mu'minat, muslimun, muslimat, the truthful men and truthful women, men who give charity, women who give charity. So it is all equal in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, with the roles and responsibilities that He has destined for us. So I think understanding that will be important. I'm overthinking about my future. And again, so similar questions. So overthinking. So I've said before that try to look into how you can prioritize which one comes to you first. There is also a question about hearing voices. So ये question अगर आपको आवाजें सुनाई देती हैं, अगर इस किस्म का कोई question है, तो I think there's something which you need to discuss with a psychiatrist and take an appointment and get checked, because hallucinations and delusional beliefs, these type of presentations, ये आपको इसकी proper तशखीस करनी पड़ेगी और इसका इलाज करवाना पड़ेगा. Forgetting important stuff always. So this again has to be seen in context के what type of things you are talking about. Forgetting जो आप भूलती हैं कि रोजमर्रा की चीजें हैं, अहम चीजें हैं, तो उसको properly टेस्ट करना पड़ेगा आपकी cognitive abilities वगैरह को. तो ये एक proper तशखीस होनी चाहिए. I'll just take some questions जो chat में अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं. एक बात को बार बार रिपीट करने का इलाज क्या है? Now, this is a very one statement, so I don't know how to respond to this. कि
कोई अगर आप बात बार बार करते हैं तो उसका फिर वजह होनी चाहिए कि कई बार ओल्ड एज में कैफियत होती है कि लोग रेपिटेटिव हो जाते हैं, जिनको मेमोरी का प्रॉब्लम होता है, बार बार वक्त क्या हुआ है, तो फिर 10 बजे क्या वक्त हुआ, 10 बजे क्या वक्त हुआ, 10 बजे, तो बार बार आपको रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि वो जहन में नहीं रहती बात। अ, ये है, या फिर कुछ और चीज़ है। कोई अगर बंदा अगर यंग है, उसको ऐसी कैफियत है, तो इसकी भी कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। A person 42 headaches coming once in a week, tablet is used, then it will be okay. How we end up this headaches coming several times in week to a student and topper in SSC, how can we end up this? So 10th standard का लड़का या लड़की और बार बार हेडेक होना, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा जो है एक 42-year-old मैन का हेडेक होना। I mean, headaches can be many things. They can be tension headaches, stress related headaches। अगर वो हैं तो फिर आपको जो फ्रंटल होते हैं, जो सामने आते हैं, वो स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स होते हैं। लेकिन अगर पूरा सर में दर्द हो रहा है, अगर बैंड की शक्ल के अंदर या फिर हाफ पोर्शन के अंदर दर्द होता है, या फिर उसके साथ आपको चक्कर भी आती है साथ साथ, फिर तो इसको माइग्रेन टाइप का अगर हेडेक है तो उसको फिर चेक कराना पड़ेगा, आपको असेसमेंट करानी पड़ेगी। तो उससे आपको पता लगेगा कि आप दो स्ट्रेस रिलेटेड हैं, या फिर दिस इज समथिंग लाइक माइग्रेन इज हैपनिंग। जो स्टूडेंट हैं इसकी हेडेक्स की बात बात somebody has asked this question। इसमें it is possible that if they are taking a lot of stress and they are very tensed about their studies and education, so topper of the SSC is quite a great achievement, congratulations on that। मगर I feel that if it is just because of the stress of the studies and a lot of effort that has been put on to get a good marks and grades, you will feel that things will settle down once you have done with the exams। and because ये tension headaches जो हैं, stress headaches जो हैं, ये आएंगे आपको एग्जामिनेशन से पहले, कोई इंटरव्यूज से पहले, कोई नई जगह पे जाने से पहले, ये हेडेक्स आर कॉमन। दूसरी जो कॉमन बच्चों में भी हेडेक्स की कैफियत होती है, वो है भूख और उसको फिर खाना नहीं, उसको अवॉइड करना, टाइम पे नहीं खाना। इसकी वजह से भी आपको डेफिसिट्स जब होती हैं न्यूट्रिशन की, तो उसके अंदर भी हेडेक्स का होना एक टेंडेंसी होती है। अगर somebody इज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन की कैफियत के अंदर भी आपको ये होता है कि हेडेक्स की कैफियत महसूस हो सकती है। तो इट इज पॉसिबल दैट यू विल गेट दिस टाइप ऑफ हेडेक्स इफ यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड फीडिंग योरसेल्फ प्रॉपर्ली। ओह सॉरी, मैंने ये मैसेज नहीं देखा। मेरी आवाज नहीं आ रही है लोगों को बराबर? आई डोंट नो कि पीपल आर एबल टू लिसन। क्लियर है आपकी आवाज? राइट, ओके, थैंक यू। तो शायद कोई और इश्यू होगा। फिर उसके बाद I'm afraid of marriage after watching my parents' relationship since childhood. How to overcome this? So this is again another important issues के जहाँ पे हमारे जो घरों के हालात हैं, मियाँ बीवी के spousal relationships हैं, they are quite strained, and that puts a significant amount of stress on the children। कि बच्चों की जो जहनी कैफियत हैं, जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं पेरेंट्स की, उसकी वजह से उसमें काफ़ी असर पड़ता है बच्चों की हेल्थ के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर। तो ये एक अहम क्वेश्चन है। ये इन इटसेल्फ इज ए सेपरेट टॉपिक। आई थिंक वी नीड टू डिस्कस मोर क्लियरली अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि हमारी जो हमारा माशरा है, इसमें ये काफ़ी बड़ा एक प्रॉब्लम है कि स्पाउसल रिलेशनशिप्स आर वन ऑफ द बिग इश्यूज। एंड काफ़ी इसके अंदर मेंटरिंग और कोचिंग स्किल्स अभी अभी कॉमन हो गई हैं। इंडिया में भी इस चीज़ की तरफ बात की जा रही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो है ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है कि जो दीनदार नहीं हैं, बल्कि ये दीनदार घरानों के अंदर भी, और वेरी रिलीजियस फैमिलीज एंड वेरी पायस फैमिलीज एज वेल, ये इश्यूज पैदा होते हैं। और इसकी वन ऑफ द रीजंस जो जो कॉमनली नोटेड है, वो है पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स एंड पर्सनालिटी टाइप्स और एटीट्यूड्स इन द पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इन सम केसेस।
कई मौक़ों पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना भी हो तो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं, जो हमारी शख्सियत की जो ख़ास चीज़ें होती हैं, उसका इम्पैक्ट होना और दोनों के अंदर वो एक बैलेंस का नहीं पाया जाना और दोनों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग का मौजूद नहीं होना, ये एक रीज़न होता है काफ़ी मैरिजेस को के ब्रेकडाउन का। और फिर वो स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप्स जो डेवलप होती हैं, कई सालों तक वो रिलेशनशिप्स चलती हैं, बच्चे भी उससे इम्पैक्ट होते हैं। और ये या तो एक या तो दोनों पेरेंट्स का इसको नहीं समझ पाना, इसको अंडरस्टैंड नहीं करना, और या फिर इसके अंदर गिव इन नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें जो या तो हस्बैंड की तरफ से या फिर वाइफ की तरफ से या फिर दोनों की तरफ से ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं समझता हूँ कि पर्सनालिटीज को समझने की कुछ तालीम शुड बी पार्ट ऑफ आवर प्री मैरिज काउंसलिंग का जो हमारा जो तरीका होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पर्सनालिटीज की तरफ जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसमें ये है कि एक दूसरे के जो बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसको कुछ उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। कि बाज़ लोग अगर ऐसे हों कि भाई कोई मिजाज के अंदर शक है, किसी के अंदर, किसी के मिजाज के अंदर एक इरिटेबिलिटी है, किसी के एटीट्यूड के अंदर, उसकी पर्सनालिटी के पार्ट के अंदर बार बार कोई चीज़ करने की आदत है, लाइक ऑब्सेसिव ट्रेट्स किसी के अंदर मौजूद हैं, किसी के अंदर पैरानॉइड थिंकिंग है, कि शक करने की, शुबा करने की कैफियत है, किसी के अंदर कुछ एंटी सोशल ट्रेट्स हैं के अंदर सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना। तो ये सारे, और बाज़ लोगों के अंदर डिपेंडेंट पर्सनालिटीज भी होती हैं, जिसके अंदर किसी और के ऊपर डिपेंड होकर रहना, एक स्पाउस दूसरे स्पाउस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है और कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं कर सकता, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर ये भी है कि कोई एक एंक्शियस अवॉइडेंट है, कि जिसके अंदर काफ़ी जो है वो बेचैन रहते हैं या फिर कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जो एंग्जाइटी वाली पर्सनैलिटी है, वो उस तरह की पर्सनैलिटी। तो ये सारी जो पर्सनालिटीज मिलती हैं हस्बैंड की शक्ल में, वाइफ की शक्ल में, फिर उसके बाद उनके अंदर आपस में ये अंडरस्टैंड नहीं करना कि वेयर ही और शी इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट ही और शी वांट्स, व्हाट ही और शी इज थिंकिंग। तो इसको नहीं समझ पाना और फिर अपने पॉइंट को बार बार रखना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, फिर बच्चे होने के बाद भी जो है उनके सामने आर्ग्यूमेंट्स का होना, झगड़े होना, ये एक डिसफंक्शनल फैमिली को प्रेजेंट करता है। ये हमारी फैमिलीज आर नो मोर फंक्शनल, उसके बाद फिर इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होता है। ये एक बड़ा इशू इन इटसेल्फ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आई थिंक इफ पेरेंट्स आपके दे आर हैप्पी टू कंसल्ट मैरिज काउंसलर्स, हमारे पास ये ट्रेंड काफ़ी कम है इस चीज़ का, जाते भी नहीं हैं, अप्रोच भी नहीं करते। लेकिन अगर कोई अप्रोच करना चाहता है तो आई एम श्योर कि इट विल बी हेल्पफुल। एंड I think you now, in your case, you're afraid of the marriage because you've seen such a difficult marriage of your parents that आपको ऐसा लगता है कि it will be difficult for yourself to be in that situation. So ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सेपरेटली इसके ऊपर काम होना चाहिए। और इंशाल्लाह आइंदा कोई मौके से हम इस बारे में रखेंगे बात। पास्ट में जो मिस्टेक्स हमने की थी और उसके करना बंद कर दिया, मगर कई लोगों को पता न चल जाए, इस इनसिक्योरिटी से कैसे निकले। um, Yeah, so I think you're talking about things like you've done something in the past, कुछ गलती हुई है, और फिर आगे लोगों को इसका पता न चले। जितनी भी चीज़ें हम लोगों के डर और खौफ से उसको करें या ना करें, इट विल बी डिफिकल्ट। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के को अपने जहन के सामने रखते हुए और काम हर चीज़ उसके लिए करें, पिछली गलती हुई है उसकी तौबा और माफ़ी आपने चाही है, उसको दूर किया है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यू शुड बी लेस कंसर्न अबाउट व्हाट पीपल थिंक एंड पीपल से, एंड यू हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और फिर उसके बाद उसको अफू व दरगुजर करके उस चीज़ों को खुद अपने आप से माफ़ करें, और फिर अल्लाह ताला से उसके अंदर जो है माफ़ी मांगे, और फिर उस चीज़ को आगे करें। इंडिविजुअल अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो फिर आप कंसल्ट करें काउंसलर से कि उसको कैसे रफा किया जा सके। How to forget past trauma, which is preventing from taking the decisions for future, or causing inability to take decisions and causing much confusion during the decision making phase.
So this question is slightly similar. Being not being able to make decision, तो ये एक कैफियत हो सकती है कि एम्बिग्विटी आपके जहन में हो कि ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हर वक्त अगर आपको ऐसी चीज़ सामने पेश आती है तो मे बी इन योर पर्सनालिटी यू आर समबडी हु इज़ इनडिसिसिव, कि आप डिसाइड नहीं कर सकती हैं। तो ये भी एक पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी होती है। इसको वर्क करने का एक आसान तरीका ये है कि आप यू पुट डाउन द लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटीज अगेन, कि भाई विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू, you have to make a decision about. You can't have too many things in the options as well. You usually boil it down to one, two, or two, three things, which are your choices. एक एग्जाम्पल है कि आप लोग जो लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लिखते हैं मास्टर्स के, ये नीट अभी हुआ है मेडिसिन का, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट का जो नीट है उसमें ऑप्शंस है काफ़ी। आप मेडिसिन करें, सर्जरी करें, ऑप्थेल्मोलॉजी करें, ऑर्थोपेडिक्स करें, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। यू कैन ओनली डू सो मेनी activities, so many options you've got. So you have to boil it down to 2, 3 or 4 things and then to come to a conclusion which one. So indecisiveness का होना ये अनकॉमन नहीं है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, बस को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारे पास काफ़ी टूल्स हैं। इस्तिखारा का टूल है कि हम नमाज पढ़ें और इस्तिखारा की दुआ करें, उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर उस फैसले को छोड़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बेस्ट क्या होगा फैसला, वो आपके सामने के लिए कर सकता है। I often get worried about small things due to which I'm not able to do my work and study properly. Again, this is a question about the prioritizing things. Past में जो mistakes हमने किए हैं, again, I think there's similar questions के वही question है कि इसको आप probably I think you're looking at something bad that happened with you and ये concern है कि भाई लोगों को मालूम हो जाएगी वो चीज़, तो इसका आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है। अगर मतलब कई कई चीज़ होती हैं, ऐसी होती हैं आपने कुछ रिकॉर्ड किया है पहले और इस you're afraid that it will be available to other people to access, then it's very hardly anything that you can do about it. That is, it is gone. But then you've got the tools of darguzar and then asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. I think the questions about the personal medication, antidepressant medication, and all that has to be personally consulted to the psychiatrist. I believe that'll be good for you. How to deal with father-related issues, narcissistic father. See, yeah. So I think this is one of the important questions which are related to marital issues, related to personalities, a personality which somebody has really highlighted here, narcissistic personality disorders. Now, I think one of the things for you to go back is to look at the narcissistic personality and the traits. In just Google them, type them, आप सभी को मिल जाएंगी। और ये एक बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी के अंदर फैमिलीज को और मैरिटल लाइफ को ब्रेक करने का एक बहुत बड़ा इश्यू है, जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज कहा जाता है। ईदर इट कैन बी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स। इफ यू लुक एट द इट्स वेरी सिंपल टू लुक एट एंड से दैट या दिस इज द प्रॉब्लम, but the thing is it is easy to identify and diagnose a narcissistic personality trait or disorder, मगर उतना ही मुश्किल है इसको ट्रीट करना या फिर इसको हल करने की कोशिश करना। और इसलिए ये मुश्किल है क्योंकि जो बंदा इस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर हो रहा है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसको ये कंडीशन है, क्योंकि उसके अंदर वो इंसाइट लैकिंग होती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसका एक प्रॉब्लम है। इवन अगर उसको इंसाइट आ भी जाए तो उसकी पर्सनालिटी की मेकअप ऐसी है कि उसको ट्रीटमेंट पे आमादा नहीं करती। तो इन चीजों के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ मेरे जहन में और मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज आती है जो ट्रीट कर सकती है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज को, एंटी सोशल पर्सनालिटीज को, डिसोशल पर्सनालिटीज को, वो दीन है। दीन की अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज और उसका सही नॉलेज और उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन अपनी जिंदगी के ऊपर, ये एक ही चीज है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज ठीक कर सकता है। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा कि ये दीन की सही नॉलेज और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। Why? Because we have seen many times this happens in even people who say themselves as very, very pious people.
जो रिलीजियस अपने आप को समझते हैं या अपने आप को बिहेव करते हैं कि वो रिलीजियस हैं, उनके अंदर भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज का होना और पाया जाना जरूरी है। लेकिन तो पाई जाती हैं उनके अंदर। तो ये चीज हम हर वक्त अपने जहन में रखें कि इस चीज को समझना, खैर आप अंडरस्टैंड करती हैं कि किसी के फादर के अंदर ये चीज मौजूद है, लेकिन उसको एड्रेस करना ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये कम्युनिटी को इस कुछ चीज को टेकअप करना पड़ेगा। इसको जो है हमारे जो इमाम हैं, मसाजिद के कम्युनिटी लीडर्स हैं, इनको बैठ के इस चीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि हाउ टू एड्रेस दीज, बिकॉज दीज इश्यूज आर पर्सनल टू सम एक्सटेंट अफेक्टिंग द फैमिलीज, but they affect and destroys the whole families and communities then, because outside externally this particular person might appear as a very normal human being or individual, मगर घर में उनकी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। घर में वो बेइंतहा अजीब किस्म की बिहेवियर है, उनका अपने आप को एस्टीम उनकी एक्सट्रीम होती है कि आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरी बात सुननी है, मेरे लफ्ज के अलावा दूसरा लफ्ज कोई नहीं है, और मैं सबसे यहाँ पे पावरफुल हूँ। तो इस तरह की जो किब्र वाली चीजें होती हैं, जो अपने इंसान की ग्रेटनेस जो आदमी रखता है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेइंतहा नापसंदीदा है, किब्र जो ग्रेटनेस इंसान समझता है अपनी, वो नापसंदीदा है। लेकिन वो फिर इस चीज की तरफ यही बातें करते रहते हैं। तो ये नार्सिसिज्म के ट्रेट्स हैं। तो इट इज, आई थिंक इट इज सैड सिचुएशन कि ये काफी कॉमन है, लेकिन इसकी तरफ कोई पेशरफ नहीं होती, और ये फैमिलीज और बच्चे ये इस चीज के से सफर होते रहते हैं। So it's an important question, but it's something that doesn't have an answer. I won't be able to give you one solution on this, unfortunately. Um, there are questions about sort of personal ailments, conditions, और गुस्सा आने की, चिड़चिड़ापन और इस किस्म की कैफियत के ताल्लुक से सॉरी, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव इंडिविजुअल आंसर्स ऑन दैट। Yeah, so ये वही क्वेश्चन के बाद में लोग will call you off for what you have done in the past, then I think you have to forgive them. And if you want to take legal challenge, फिर उसकी तरफ अगर आप कोई अगर ऐसी चीजें आपने जो बाद में छोड़ दी है, नहीं की है, आपको बदनाम किया जा रहा है उससे, तो फिर आप उसको या तो आप अफू व दरगुजर का रास्ता इख्तियार करें कि फिर उनको माफ कर दें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, या फिर आप उसको चैलेंज करें और उसको आप फिर फिजिकली या फिर लीगली रोकने की कोशिश करें, विच माइट बी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। अगेन जो ये यही बात है, पहली जो गलतियां हुई हैं किसी से, उसको बार बार दोहराना, ये दीन के अंदर भी ये चीज़ नहीं है। अगर किसी ने तौबा की है, उसने वापस एक अपना सिरात मुस्तकीम का रास्ता अपनाया है, उसको बार बार उस चीज़ की तरफ उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, ये दिस इज नॉट समथिंग विच इज राइट और अप्रोप्रिएट। आई थिंक देयर आर क्वेश्चंस। Yeah, so I think I'll just take last question, and I think then probably we'll have to draw it to close. It's been a long time now. तो ये क्वेश्चन है कि different family backgrounds के spouses, and then there are clashes from them all through, how to manage. So I think this is again on the similar type of discussions we had earlier on, कि जहाँ पे दो फैमिलीज का मिलन, जो एक निकाह है, वो इंडिविजुअल ही नहीं है बल्कि फैमिलीज का जो मिलन है वो है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये सेंसिबल डिस्कशन हो सकती है बिटवीन द स्पाउसेस, दैट इज द बेस्ट, कि हस्बैंड और वाइफ ये सामने बैठ के आपस में बात कर सकते हैं इस ताल्लुक से जो डिफरेंसेस आपके लाइफ के अंदर हो रही हैं। तो ये सबसे बेहतरीन अंदाज है कि भाई दोनों वो ओपन होकर बात करें कि कौन सी चीज़ों के ऊपर, कौन से इश्यूज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इफ इट इज बियॉन्ड दैट पॉइंट दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, या फिर वो इतनी सख्त हैं कि फिर आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर देन यू हैव टू गेट दोज पीपल इन्वॉल्व हु वर पार्ट ऑफ योर मैरिज,
कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस के पेरेंट्स हैं, या फिर उनके कोई जो एल्डर्स हैं जिसके अंदर जो आपस में बैठ के इस चीज़ को गुफ्तगू कर सकते हैं, तो उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरी है, और ये सिर्फ अगर आप दोनों के दरमियान में है और वो आप डिस्कस करके उसको हल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा, और दोनों के लिए एक गुड साइन कि यू आर एबल टू स्पीक वेरी वेरी क्लोजली, वेरी क्लियरली टुगेदर एंड रिजॉल्व दिस सिचुएशन बिटवीन। और ये डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स का है, ये इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ वेरी रिलीजियस फैमिली टू अ वेरी नॉन रिलीजियस फैमिली, टू a culturally opposite fiqh type of family, to a different culture and fiqh type of family, to a very sort of modern outlook family compared to a very traditional family. तो ये मुख्तलिफ comparisons हैं। तो जब रिश्ते देखते हैं लोग, ये काफ़ी चीज़ें कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद रिश्ता होता है, लेकिन कई बार ये डिफरेंसेस विल बी देयर, बिकॉज द मैरिजेस होने के बाद ये डिफरेंसेस विल परसिस्ट एंड एग्जिस्ट। तो ये म्यूचुअल ग्राउंड्स के ऊपर अगर तय हो सके आपस में, तो ये बहुत आसान है। लेकिन आई थिंक दिस वी नीड दिस मैरिटल इश्यूज, आई थिंक they are one of the biggest concerns we have got, and they are quite linked with the personalities between men and women, mostly men, I would say, on the narcissism point, which somebody has highlighted already, and I think this is very important. So I think I'll have to draw this program to a close. We are already into more than an hour of the talking. ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ GIO एंड उसके ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है। और इट वाज क्वाइट लाइवली, आई थिंक देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई एम नॉट एबल टू गिव पर्सनल एडवाइस टू पीपल ऑन देयर मेडिकेशन, ऑन देयर ट्रीटमेंट, एंड आई विल सजेस्ट दैट आप लोग वहाँ पे अगर साइकाट्रिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करें। डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ साइकाट्रिस्ट इन इंडिया, एंड you can get help from there inshallah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकल्लाह खैर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इंसान की नजात इसकी रूह की पाकीज़गी और जहन के सुकून में है। आज की गुफ्तगू से हमने सीखा कि जहनी सेहत को जिस्मानी सेहत की तरह ही अहमियत देनी चाहिए, और हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करनी चाहिए जो जहनी परेशानियों का शिकार हों। We are deeply grateful to Dr. Farooq Khan Sahab for sharing his valuable insights and answering the many pressing questions that were raised. Mental health is a journey, and today's session has illuminated the path towards healing and understanding. As we conclude, let's remember the wisdom of Prophet Muhammad, peace be upon him. The strong one is not the one who overcomes people, but the one who controls his own soul when he is angry. Thank you all for your time and participation. May Allah grant us strength and peace in both mind and soul. Jazakallah khair. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.